जरा सोच के देखो कि आप एक टीचर हैं, लेकिन स्कूल में जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वो हथियार लेकर आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़ जाएं तो ऐसा ही कुछ आज की कहानी में टीचर के साथ होता है। क्लास के सारे बदमाश बच्चे मिलकर पूरी गैंग लेकर तैयार हो जाते हैं टीचर को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों, गैंग ने नहीं सोचा था कि जिसे वो एक मामूली टीचर समझ रहे हैं उसका पास्ट आखिर क्या है, और उनका लिया हुआ फैसला उनको रिग्रेट करने पे मजबूर करने वाला है। उनको नहीं पता था। तो असल में दोस्तों, क्या है उस टीचर की कहानी? आखिर क्या मैटर हो गया जिसके चलते बच्चे उसको मारने आ गए? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, जिसमें एक्शन टेंशन का परफेक्ट कॉम्बो है। एकदम थ्रिलर फील आएगा आपको दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? तो कहानी की शुरुआत होती है 2009 में इंडोनेशिया के एक स्कूल से, जहां हम एडविन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने नोटबुक में ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वहां पेंका नाम का लड़का आता है जिसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी रिच है, और ये पेंका है ना जो एडविन की बहन जूलिया को पसंद करता है, इसीलिए वो अपना लिखा हुआ लव लेटर एडविन को देने आया था। हाँ, पेंका के अंदर डायरेक्ट लेटर देने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने एडविन का सहारा लिया जो उसको जूलिया को दे देगा। लेकिन तभी जूलिया वहां से गुजरती है तो पेंका उससे बातें करने लग जाता है। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था दोस्तों कि जूलिया भी उसे पसंद करती है। और ये तीनों जब बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक स्कूल की बेल बजने लगती है, जिसको सुनकर सभी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उनके लंच को अभी सिर्फ 5 मिनट हुए थे। इतनी जल्दी टाइम कैसे हो गया? तो सभी बच्चे क्लासरूम की तरफ जाते हैं, जहाँ टीचर सभी से कहता है कि आज की सारी क्लासेस कैंसिल हो गई है, इसीलिए आप लोग तुरंत घर जाइए, और हाँ, बिना मतलब घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर दंगे चल रहे हैं। ये सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं और अपना अपना पूरा सामान पैक करके घर की ओर निकल जाते हैं। एडविन और जूलिया भी जब घर जा रहे होते हैं तो उन्हें पेंका रोकता है कि आ जाओ मेरी कार में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो दोनों भाई बहन उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए पोलाइटली मना कर देते हैं और सीधे जाते हैं बस स्टॉप की तरफ। पर पेंका असल में जूलिया के लिए बड़ा चिंतित था दोस्तों, तो वो उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाता है। इस दौरान एडविन अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, पर उनका फोन आता है स्विच ऑफ, और तभी अचानक बस की खिड़की से सभी दंगा होते हुए देखने लग जाते हैं, जहां लोकल इंडोनेशियन लोग, चाइनीज या फिर इंडोनेशियन चाइनीज जिनके बाप दादा यहाँ पे बस चुके थे, उनके धंधों को तोड़ रहे थे वो, और उनका सामान लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल ये जो भी दंगे हो रहे थे ना, इंडोनेशिया में रहने वाले जितने भी लोग थे वो चाइनीज लोगों के अगेंस्ट कर रहे थे। उनके अंदर मतलब चाइनीज लोगों को लेकर काफी हेट बढ़ चुका था, और अब दंगे की वजह से सड़क पे काफी ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोगों की भीड़ बस को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी भीड़ में से एक आदमी जूलिया को देख लेता है और तुरंत पहचान लेता है कि वो चाइनीज डिसेंट की है, यानी कि उसके बाप दादा चाइनीज थे। इसलिए भीड़ बस में चढ़ने की कोशिश करने लगती है। जूलिया तो ड्राइवर को चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुरंत यहाँ से चलो, लेकिन बस तो लोगों के बीच अटक गई थी, और फिर ऐसे ही वो भीड़ बस पे चढ़ जाती है और जूलिया को घसीट कर बाहर निकाल देते हैं और फिर अपने साथ लेके जाने लग जाते हैं। एडविन और पेंका बच्चे थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके, इसलिए दोनों जान लगाकर तब तक भीड़ के पीछे दौड़ते हैं जब तक सभी एक खाली जगह में नहीं आ जाते। वहां आने के बाद पेंका अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स यूज करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम सब इंडोनेशियन हैं, आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। और गुस्से में उनमें से एक आदमी तो सीधे पेंका के हाथ में चाकू मार देता है और उसे वहां से जाने की धमकी भी देता है कि निकल जा। डर के मारे बेचारा पेंका दर्द में वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो लोग बेचारी जूलिया के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। एडविन जूलिया को बचाने के लिए जब उन सभी से लड़ने जाता है तब एक आदमी उसको मेटल पाइप मारकर बेहोश कर देता है, और जब एडविन को होश आता है दोस्तों तो वो गली पूरी खाली हो चुकी थी। जूलिया और सभी लोग गायब थे, जमीन पर सिर्फ जूलिया के कपड़े पड़े हुए थे। एडविन जल्दी से उस गली से बाहर निकलता है और अपने चेहरे पर कोयला लगा देता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वो भागकर अपने घर की तरफ जाता है इस उम्मीद में कि जूलिया वहां पहुंच गई होगी, पर जब वो अपने घर पहुंचता है ना तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका घर आग की लपटों में जल रहा होता है और उसके पेरेंट्स अंदर जलकर मर गए थे। ये नजारा दोस्तों एडविन को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। और अब यहाँ से सीन 18 साल के बाद के समय पे होता है शिफ्ट, जहां 2027 के इंडोनेशिया में अभी तक टेंशन्स खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि और भी खराब हो गए हैं। हम देखते हैं कि दीवारों पर चाइनीज लोगों के खिलाफ हेटफुल ड्राइंग्स बनी हुई है। बड़े बड़े झगड़े हर वक्त होते रहते हैं। इसके बाद हम एडविन को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और अब वो प्रोफेशन से टीचर है दोस्तों। अभी के टाइम में वो शहर के हाई स्कूल थॉन हाई स्कूल में पहुंच जाता है, जहां उसे सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर रखा गया है। और ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था दोस्तों, ये स्कूल जुवेनाइल बच्चों के लिए था, जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल एडविन का फाइल देखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि एडविन चाइनीज डिसेंट का है, लेकिन प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे फ्रैंकली कहता है कि देखो, मैं तो तुम्हें पूरा सपोर्ट करता हूँ, पर तुम जानते हो कि ऐसे बच्चे तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। हमारा स्कूल अंडर स्टाफ्ड है, यहाँ पे कमी है मतलब स्टाफ की, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स टीचरों को इतना परेशान करते हैं कि कोई टिकने का नाम ही नहीं लेता। और ये बातें बताकर प्रिंसिपल एडविन को ये भी कहता है कि देखो, तुम्हें जॉब अभी बता दो छोड़नी है तो। पर एडविन इस स्कूल में दोस्तों एक खास मिशन के साथ आया था, और कुछ भी हो जाए वो इस जॉब को करना चाहता है। तो उसके डिटर्मिनेशन को देखकर प्रिंसिपल उसे हायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद एडविन सीधे अपनी क्लास में जाता है, जहां
जहाँ सभी बदमाश बच्चे भरे पड़े थे दोस्तों। नए टीचर के सामने वो भी जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं बिना कोई रिस्पेक्ट दिखाए। तो तब एडविन अपना बैग डेस्क पर जोर से पटकता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है और सभी बच्चे चुप होकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी क्लास का सबसे बदमाश लड़का खड़ा होता है, जिसका नाम है जेफरी, और वो जानबूझकर एडविन का मजाक उड़ाता है। तो फिर एडविन भी धीरे से जेफरी के डेस्क के पास जाता है और बड़े प्यार से उससे कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से भी ऐसी बातें करते हो और फिर सोचते हो कि लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं। एडविन जेफरी को खूब सुनाता है दोस्तों, और ये बातें सीधा जेफरी के दिल पे लग जाती है, जिससे वो चुपचाप गुस्सा होकर बैठ जाता है। इसके बाद एडविन जाकर बोर्ड पे लिखने लगता है और तभी जेफरी उस पे टेबल की लकड़ी फेंक कर मार देता है। लेकिन एडविन बिना एक्सप्रेशन बदले उस लकड़ी को उठाता है और बड़े मजाकिया अंदाज में कहता है कि ठीक है, मुझे पता है ये किसने किया। जेफरी कितना डरपोक है यार तू, जो सामने से कुछ करने की तेरे में हिम्मत नहीं है। और दोस्तों ये सुनकर जेफरी का चेहरा तो देखिए गुस्से से लाल, और ये उसे पहला ऐसा टीचर मिला है जो उसकी हर हरकत को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। अब क्लास के बाद एडविन रूम से निकल रहा होता है कि उसकी एक फीमेल कॉलीग डायना बड़ी एक्साइटेड होकर उससे मिलने आती है ताकि उससे बात कर सके। लेकिन क्लास के एक्सपीरियंस से एडविन का बड़ा मूड खराब हो गया था, इसलिए वो सिर्फ इतना कहता है कि बाद में बात करते हैं। ये कहते कहते वो निकल जाता है। अब दोस्तों एडविन स्कूल गेट पे खड़ा होता है और हर बच्चे को जाते हुए केयरफुली ऑब्जर्व करता है, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। पास ही में खड़ी एक पार्क कार में जेफरी और उसके दोस्तों का ग्रुप होता है। वो अभी भी सुबह के इंसिडेंट से गुस्सा था दोस्तों, जेफरी मतलब। तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए एक रैंडम चाइनीज या इंडोनेशियन चाइनीज को ढूंढने लगा होता है, जहां उसको सड़क पार जाता हुआ एक आदमी नजर आता है, और ये ग्रुप उस आदमी को रोक देते हैं और उसे कार से घसीट कर बाहर निकाल कर पीटने लग जाते हैं। इधर एडविन दोस्तों अभी तक जिसकी भी तलाश कर रहा था वो उसे ढूंढ नहीं पाता, तो उदास होकर वो पास ही में मौजूद चाइना टाउन के बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहाँ एक फीमेल बारटेंडर उसे उदास देखकर बार में मौजूद सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि सुनो सुनो, हमारे बीच में आज थॉर्न हाई स्कूल का टीचर एडविन आया है। इतने खतरनाक स्कूल में पढ़ाता है ये सुनकर सभी एडविन की बड़ी तारीफ करते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं, जिससे एडविन को भी थोड़ा बहुत बढ़िया लगता है कि तारीफ हो गई। और अब बार से निकलकर एडविन कैब पकड़ने जा रहा होता है कि तभी उसको सड़क के कॉर्नर पर दूसरे स्कूल के बच्चे उसके एक स्टूडेंट क्रिस्टो को पीट रहे होते हैं, इसलिए वो तुरंत उनको रोकने पहुंच जाता है। अब उनके ग्रुप का लीडर जब देखता है कि एडविन तो बड़ा हट्टा-कट्टा आदमी है, उससे उलझना भारी पड़ सकता है, तो वो तुरंत अपना सारा गैंग के साथ वहां से भागने में लग जाता है। और एडविन तो क्रिस्टो को उसके घर छोड़ना चाहता है, पर वो मना कर देता है कि मैं चला जाऊंगा। क्रिस्टो को जाते देखकर एडविन फ्लैशबैक में चला जाता है। उस टाइम दोस्तों जब जूलिया काफी सीरियस कंडीशन में थी, दंगे में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वही फैमिली को जिंदा रखने के लिए लड़ रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था जिंदा रहने के लिए, और तब हॉस्पिटल में वो अपने भाई को एक सीक्रेट बताती है कि कैसे वो 18 साल पहले बदमाशों के चंगुल में आने से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। उस टाइम बेचारी जूलिया बच्ची थी दोस्तों जब उसके साथ वो दुष्कर्म हुआ, इसीलिए वो उस बच्चे को अपने साथ रख नहीं पाई। लेकिन अब वो एडविन को अपने बेटे को ढूंढने के लिए कह देती है, जो कि जूलिया की बस आखिरी इच्छा साबित होती है। एडविन के पास सिर्फ क्लू है कि वो लड़का थॉर्न हाई स्कूल में पढ़ता है, इसीलिए उसने उस स्कूल को ज्वाइन किया। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं एडविन क्रिस्टो को सीक्रेटली ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि क्या पता यही जूलिया का बेटा हो। अगले दिन जब क्रिस्टो स्कूल में होता है ना, तब जेफरी गुस्से में क्रिस्टो के सामने आता है पूछने के लिए कि कल क्या हुआ था। तो क्रिस्टो कंफर्म करता है कि दूसरे स्कूल के लोगों ने मुझे बड़ी बुरी तरह से पीटा था। इससे जेफरी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपना आपा खोने लग जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ वो गुस्सा इसलिए नहीं है कि उन्होंने क्रिस्टो को मारा, बल्कि उसका ईगो चैलेंज हुआ है, क्योंकि वो इस स्कूल का सबसे बड़ा बुली है, या यूं कहें कि वो लीडर है, और क्रिस्टो एक तरफ से उसका ही साथी है। अब अगर वो चुप रहा तो कोई जेफरी से डरेगा नहीं, इसीलिए जेफरी ब्रूटल रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। फिर एडविन अपने क्लासरूम में आता है और बच्चों को पेपर पेन निकालकर आज जो भी उन्होंने सबसे पहले सुबह इंटरेस्टिंग चीज देखी हो उसे ड्रॉ करने के लिए कहता है। और जैसा कि उम्मीद थी, जेफरी का पेज खाली होता है। वो जानबूझकर कुछ भी ड्रॉ नहीं करता। एडविन के कई बार समझाने के बाद वो गुस्से से उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो एडविन कहता है कि देखो, अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो स्कूल तुम्हें बाहर कर देगा। तो जेफरी चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन वो अभी भी कुछ ड्रॉ नहीं करता। और तब एडविन नोटिस करता है कि क्रिस्टो में ड्राइंग का बड़ा अच्छा टैलेंट है, जो देखकर उसका यकीन थोड़ा और पक्का हो जाता है कि क्रिस्टो ही जूलिया का बेटा है, क्योंकि दोस्तों इनकी फैमिली में सभी बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। तो एडविन सोचता है कि क्या पता जूलिया की खूबी क्रिस्टो में आ गई हो, अगर वो उसका बेटा है तो। अब बैल बजती है, एडविन सभी बच्चों की ड्राइंग्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। पर आखिर में जेफरी अपनी ड्राइंग देने आता है, लेकिन देने से पहले वो उसे एडविन के सामने फाड़ देता है और कहता है कि हमारी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। इतना कहकर वो चला जाता है, पर एडविन उसके थ्रेट पे उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी उसका ज्यादा ध्यान है क्रिस्टो पर। और अब वो क्रिस्टो को रोककर प्राइवेटली बातें करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टो भी ज्यादा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट नहीं दिखाता और चला जाता है। तो अब जेफरी सिक्योरिटी गार्ड को सिगरेट्स देकर इजिली स्कूल के बाहर निकल जाता है दोस्तों, और अपने ग्रुप के साथ मिलकर दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को उठा लेता है और उसे एक अबेंडन बिल्डिंग में ले जाकर पूरा गैंग उसे बुरी तरह से पीट देता है और फिर एक खराब रूम में लॉक करके वहां से वो चले भी जाते हैं। इधर एडविन को दिखाते हैं तो वो स्कूल लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है, जहां डायना उसके पहले पोलाइट रिजेक्शन को इग्नोर करती है, लेकिन फिर एक्साइटेड होकर उसके पास आ जाती है और यहाँ वहां की बातें करना जानबूझ के शुरू कर देती है। इसलिए एडविन इस बार उसको रिजेक्ट ना करते हुए बात करने लग जाता है। तो डायना सजेस्ट करती है कि हम एक साथ चाइना टाउन के बार में चले, थोड़ा इस माहौल से निकलकर मजे करेंगे। एडविन भी मान जाता है। इसके बाद दोनों बार में आ जाते हैं, पर फीमेल बारटेंडर एडविन को डायना के साथ देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी यार। एडविन भी सिचुएशन को नोटिस करता है और डायना से कह देता है कि देखो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर डायना की स्माइल थोड़ी गायब हो जाती है। हाँ, पर वो रिलैक्स्ड एक्ट करती है दोस्तों। इसके बाद डायना पूछती है, तुम इतने डेंजरस स्कूल में पढ़ाते क्यों हो? तो एडविन सिर्फ इतना कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, पर ज्यादा कुछ नहीं बताता। तभी टीवी पर दोस्तों एक इमरजेंसी न्यूज आती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक जगह रिलीजन क्लैश के चलते दंगे हो गए हैं। ये देखकर बाहर के सभी लोग तुरंत चुप हो जाते हैं और 18 साल पहले की घटना को याद करने लगते हैं। तो बाहर से निकलकर एडविन डायना को पहले घर छोड़ने का ऑफर करता है, पर वो कह देती है, तुम चाइनीज इंडोनेशियन हो, मुझसे ज्यादा खतरा तुम्हें है। जो सुनकर वो डायना की बात से एग्री करता है और दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही दोस्तों एक मास्क पहना हुआ आदमी चाकू लेकर एडविन पर अटैक करने आ जाता है, और ये मास्क मैन कोई और नहीं, जेफरी ही था, जो बदले के मोटिव से आया हुआ था। वो तो खुशकिस्मती से एडविन सेल्फ डिफेंस में माहिर है, तो वो न सिर्फ उसका अटैक ब्लॉक करता है, बल्कि उसका चाकू छीनकर उसकी टांग में ही घुसा देता है। वहीं पास ही में जेफरी के साथ ही कार में छुप कर बैठे होते हैं, क्योंकि सभी का प्लान था एडविन को सबक सिखाना। पर अब अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर वो सभी के सभी जल्दी से अपनी कार में वहां से भागने लग जाते हैं जेफरी को लेकर। और एडविन समझ चुका था कि यह हरकत जेफरी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अगले दिन दोस्तों, जब डायना को पता चलता है कि एडविन प्रिंसिपल को जेफरी के बारे में सच बताने वाला है, तो वो एडविन को फिर से सोचने के लिए कहती है, क्योंकि प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते ही जेफरी को स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा और ये लफड़ा और बढ़ जाएगा फिर। पर एडविन ऐसे स्टूडेंट को स्कूल में रहने नहीं देना चाहता जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो जैसा कि उम्मीद थी दोस्तों, प्रिंसिपल तुरंत जेफरी को बुलाकर उसे कंफर्म करते हैं, और एडविन के प्रूफ कंफर्म होने के बाद प्रिंसिपल जेफरी को स्कूल से बाहर कर देता है। जिसके बाद एडविन क्लासरूम में वापस आ जाता है, जहां जेफरी के बाकी दोस्त उससे बड़े गुस्सा होते हैं। उसके सामने सभी लेक्चर छोड़कर क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। क्लास के बाद एडविन क्रिस्टो को बुलाकर कहता है, कल सैटरडे की छुट्टी है, तो क्या तुम इंडिपेंडेंस डे के लिए कल स्कूल आकर मेरे साथ क्लासरूम डेकोरेट करने में हेल्प करोगे? हालांकि इस पर क्रिस्टो थोड़ा शुरुआत में हेजिटेट करके पूछता है, क्या मैं अपने फ्रेंड रेंगा को भी बुला लूं? तो एडविन मान जाता है। अगले दिन दोस्तों एडविन और डायना जल्दी स्कूल आ जाते हैं और क्लासरूम डेकोरेट करने में लगे होते हैं। तब क्रिस्टो अपने दोस्त रेंगा के साथ आ जाता है। चारों लोग खुशी खुशी क्लास को डेकोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इधर जेफरी और उसका गैंग स्कूल के गेट के बाहर एक कार में मौजूद मौके की तलाश में बैठा होता है, वो कि जब मौका मिले तो एडविन को सबक सिखाऊं। तो वहीं सिक्योरिटी गार्ड जिस रूम में बैठे होते हैं, वहां लगे टीवी में दोस्तों इमरजेंसी न्यूज चलने लग जाती है कि एरिया में दंगे शुरू हो चुके हैं, पुलिस भी लिमिटेड है, इसलिए घर से बाहर ना निकले। और ये देखकर तो गार्ड्स एडविन और बाकी को इन्फॉर्म करने के बजाय खुद ही पहली फुर्सत में स्कूल से भाग जाता है, जो चीज फायदेमंद साबित होती है जेफरी के लिए, क्योंकि यही तो वो और उसका गैंग चाहता था। वो सभी तुरंत कार से बाहर निकलते हैं और कार का ट्रंक खोलते हैं, जिसमें हर तरह के वेपन्स भरे हैं दोस्तों। और पूरी गैंग बड़ी एक्साइटमेंट में वेपन्स तो ले लेती है और सभी फिर अपना सारा गुस्सा एडविन पर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वक्त क्रिस्टो सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस से सीजर लेने के लिए आया हुआ था, और वो जब जेफरी और उसके गैंग को हथियारों के साथ स्कूल में आते हुए देखता है तो बेचारा घबरा जाता है। तुरंत क्लास में आकर सभी को न्यूज और जेफरी के बारे में बताता है। तो सभी तुरंत इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं, पर वो लॉक्ड होता है। उसकी चाबी सिक्योरिटी ऑफिस में रखी होती है। चाबी लेने के लिए उनको वापस ऑफिस की तरफ जाना पड़ेगा, और ऊपर से स्कूल का मेन गेट भी उस गैंग ने लॉक कर दिया था दोस्तों। तो अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता इमरजेंसी एग्जिट ही है, पर चाबी ढूंढने से पहले गैंग उनको देख लेती है। लेकिन खुशकिस्मती से चारों एक क्लासरूम में छुपकर खुद को बचा लेते हैं। एक और प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि क्लासरूम में नेटवर्क नहीं होता, कि वो किसी से हेल्प भी नहीं ले पाएंगे। अब सबको अपनी वजह से फंसा हुआ देखकर एडविन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, डायना उसे रोक लेती है। वो समझाती है कि गैंग के पास इतने खतरनाक वेपन्स हैं, मतलब साफ है कि वो सभी लोगों को खत्म करना चाहते हैं। पर एडविन अभी भी सोचता है कि वो सिर्फ बच्चे ही तो हैं, हत्या कैसे कर सकते हैं। पर क्रिस्टो बताता है कि जेफरी पहले भी किसी को मार चुका है। स्कूल में एक स्टूडेंट मिसिंग था जिसे जेफरी ने ही मारा था। ये सब दोस्तों क्रिस्टो को इसीलिए पता है क्योंकि एक बार जेफरी ने अल्कोहल के नशे में क्रिस्टो को हत्या की वो वीडियो भेजी थी। क्रिस्टो को डर था कि वो उसे भी मार देगा, इसलिए उसने किसी को कुछ बताया नहीं। तभी जेफरी की आवाज बाहर से गूंजती है। वो कहता है कि अगर वो एडविन को उसके हवाले कर देते हैं तो वो बाकी लोगों को जिंदा छोड़ देगा। लेकिन क्रिस्टो कहता है कि हमें उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हम सभी विटनेस हैं उसके अपराध के, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। और तब एडविन क्लासरूम में एक बैक डोर को नोटिस करता है, पर दुर्भाग्य से उसका लॉक भी सील्ड होता है दोस्तों, जिससे उनके बचने की थोड़ी सी
ऐसी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ रेंगा के पिता देखते हैं कि दंगा लंबा चल रहा है और उनका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। वो उसको फोन लगाते हैं लेकिन फोन नहीं लगता, तो वो घबराहट में स्कूल आ जाते हैं कि शायद वो यहीं पे होगा। लेकिन जब वो मेन गेट पर आवाज लगाते हैं तो जेफरी के गैंग के लोग उनके लिए मेन गेट खोल देते हैं और ये कहते हुए उनको अंदर लेके आते हैं कि रेंगा अंदर है। और जब रेंगा के पिता अंदर आकर उसे आवाज लगाते हैं तो अंदर से रेंगा चिल्ला चिल्लाकर उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तो जैसे वो अपने बेटे की घबराहट से भरी आवाज को सुनते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। जेफरी और गैंग के लोग उन्हें हॉस्टेज बनाकर पीटना शुरू कर देते हैं और अब इस वजह से अंदर रेंगा एडविन को दरवाजा खोलने के लिए बड़ी फोर्स करता है। बाहर जेफरी अपने गैंग के लोगों को कहता है कि वो अब रेंगा के पिता को स्पेशल ट्रीट देने वाले हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उनको टॉर्चर करने लगते हैं। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर रेंगा बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है। यहाँ दोस्तों फिर एडविन जेफरी से दरवाजे के जरिए बातें करता है और कहता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा, पर सिर्फ एक शर्त पे कि तुम बाकियों को सेफली इस जगह से जाने दोगे। तो जेफरी एडविन की रिक्वेस्ट मान लेता है और दोस्तों अब एडविन गैंग के लोगों को कमरे से थोड़ा दूर जाने के लिए कहता है ताकि बाकी लोग कमरे से आराम से निकल सके। तो एडविन के इंस्ट्रक्शंस पर सभी पीछे हो जाते हैं और जब सब कुछ कंफर्म होता है तो एडविन दरवाजा खोलता है, पर वो बाकियों को जाने नहीं देता। उल्टा वो रेंगा के पिता को अंदर खींच लेता है। जेफरी और उसका गैंग जब तक पीछा करता, एडविन दरवाजा बंद कर देता है दोस्तों। और फिर अंदर सभी एडविन से पूछते हैं कि तुमने हमें बाहर क्यों नहीं जाने दिया। तो वो कहता है कि मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकता, कौन जाने वो क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये है दोस्तों कि रेंगा के पिता सीरियसली इंजर्ड हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही जरूरी है, वरना उनकी जान चली जाएगी। और इस डेस्पिरेशन में एडविन जेफरी से फिर नेगोशिएट करता है और कहता है कि पहले वाले एग्रीमेंट की तरह मैं इस बार फिर से दरवाजा खोलूंगा, इस शर्त पर कि तुम रेंगा और उसके पिता को सेफली जाने दोगे। अब ये सुनकर जेफरी अपने दिमाग में कुछ प्लान करता है और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर देता है। एडविन रेंगा और उसके पिता के लिए दरवाजा खोलता है और उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कहता है। तो जब एडविन को लगता है कि रेंगा और उसके पिता जा चुके हैं तो वो तीनों लोग एक बार फिर से जल्दी से कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि जेफरी उनके साथ कुछ ना कर पाए। तो दोस्तों फिर हम देख पाते हैं कि जेफरी और उसके गैंग वालों ने रेंगा और उसके पिता को बाहर जाने से पहले पकड़ लिया था। अब ये जानकर एडविन गुस्से से भड़क जाता है। वो समझ चुका था कि जेफरी हम में से किसी को छोड़ने वाला है नहीं। इधर बाहर जेफरी अपने एक मेंबर को कार से पेट्रोल लाने के लिए कह देता है और जैसे ही वो लड़का पेट्रोल लेने के लिए जाता है, एक पुलिस पेट्रोलिंग कार स्कूल गेट पर आकर रुक जाती है, जो उस लड़के को पेट्रोल निकालते हुए देख लेती है। तो वो उन्हें ये बताता है कि मैं ये पेट्रोल अपने दोस्त को देने के लिए निकाल रहा हूँ, उसकी गाड़ी पास ही में बंद पड़ी हुई है इसीलिए। पुलिस को शक तो होता है दोस्तों और स्कूल चेक करने का वो इरादा करती है, पर तभी पुलिस को डिस्ट्रेस कॉल आती है। तो वो इस छोटी बात पर ध्यान नहीं देते और दंगे वाले एरिया की तरफ निकल जाते हैं। तो अब जब वो लड़का पेट्रोल लेकर वापस आता है, जेफरी तुरंत उसको रेंगा के पिता पर डाल देता है और 5 की गिनती शुरू करके एडविन को बाहर के लिए कहता है। लेकिन एडविन के पास सोचने का वक्त भी बहुत कम था और 5 सेकंड के काउंटडाउन के बाद एडविन जब बाहर नहीं आता तो जेफरी रेंगा के पिता को आग के हवाले कर देता है। पास खड़ा रेंगा सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ कर ये सारी चीजें देख रहा था और कुछ नहीं कर पाता। उसकी चीखें दिल दहलाने वाली थी दोस्तों। उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता तड़प तड़प कर मर जाते हैं और इसके तुरंत बाद सभी की लापरवाही का फायदा उठाकर रेंगा स्कूल के बाहर की ओर दौड़ता है। लेकिन जेफरी अपने 2 लोगों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। बदकिस्मती से रेंगा को मेन गेट बंद मिलता है और वो गेट खोलने की कोशिश करता है, पर जल्दी जेफरी के 2 बंदे आकर उसे पकड़ लेते हैं और चालाकी से रेंगा उनमें से एक का चाकू छीन लेता है और उनसे लड़ना शुरू करता है। पर तभी दूसरा लड़का अपना चाकू उसके पेट में घुसा देता है, जिससे मौके पर ही बेचारा रेंगा मारा जाता है। रेंगा को मारने वाला लड़का बड़ा शौक में था क्योंकि ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक इंसान की उसने जान ले ली, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वहीं जेफरी के ग्रुप में एक टोपी वाला लड़का होता है जिसका नाम जेम्स है। वो नॉर्मली तो अच्छा बंदा था, इसलिए उसने रेंगा के पिता को मारने से पहले मना कर दिया था कि वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब सामने किसी की मौत देखकर वो चुपके से रो भी रहा होता है कि हमने बताओ एक इंसान की जान ले ली। पर उसको ऐसे रोते हुए देखकर जेफरी देख लेता है। जेम्स कहता है कि जेफरी मुझे घर जाना है। तो जेफरी कहता है एक बात बताओ, क्या तुम पुलिस को कॉल करके सब बता दोगे? जेम्स मना करता है और कहता है कि मैं सिर्फ डर गया था यार और घर जाना चाहता हूँ। यहाँ न सिर्फ जेम्स बल्कि उसके गैंग के बाकी बच्चे भी अनईजी फील कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे मारपीट के इंटेंशन से आए थे, किसी को जिंदा मारने के लिए नहीं। तो अब इस चीज से गुस्सा होकर जेफरी ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है किसी को कुछ नहीं होगा, हम एडविन और बाकियों को मारकर दंगे वाले एरिया में फेंक देंगे जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए शांत रहो। उधर क्लासरूम के अंदर एडविन शांति से सोच रहा होता है क्या करे। वो जानता था कि यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें स्कूल से निकलने का और कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तो एडविन
क्रिस्टो को दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कहता है ताकि जेफरी को कोई शक ना हो। वो डायना के साथ दूसरे क्लासरूम में जाने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। इसी दौरान एडविन डायना से कहता है कि मैंने बच्चों को सही से हैंडल नहीं किया, मुझे यहाँ पढ़ाने आना ही नहीं चाहिए था। और तब फाइनली एडविन डायना को सच बता देता है कि वो स्कूल पढ़ाने नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ हुए अपराध के बाद जो पैदा हुआ बेटा था उसे ढूंढने आया था, और यही मेरी बहन की लास्ट विश थी, वो बता देता है। एडविन ये भी कहता है कि मुझे लगता है क्रिस्टो ही मेरा भतीजा है, तो चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मैं क्रिस्टो को जिंदा बचा कर ही रहूंगा। अब इन दोनों को दोस्तों एक रूम के अंदर लगा हुआ वेंटिलेशन डक्ट दिखाई देता है। हो सकता है यहाँ से बाहर निकलकर सिक्योरिटी रूम तक पहुंचा जा सके और वहां से इमरजेंसी एग्जिट की चाबी मिल जाए। रिस्क तो बड़ा था, लेकिन एडविन के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो डक्ट के अंदर चला जाता है और थोड़ी दूर आने के बाद वो बाथरूम में निकल जाता है, जहां उसे जेफरी जेम्स के साथ दिखाई देता है, जो जेम्स को बड़ी बेरहमी से मार काट कर रहा था, क्योंकि वो पक्का बाकियों को उसके बारे में बता देता। कौन? जेम्स। ये देखकर एडविन समझ चुका था कि जेफरी एकदम निर्दयी शैतान जैसा है, जो कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता कि अंजाम क्या होगा। अब जेफरी क्लासरूम के दरवाजे के सामने वापस आता है। उसके बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि जेम्स कहाँ है, तो जेफरी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ बता रही थी। उसके साथ वाला लड़का वो भी कुछ नहीं कहता, जिससे सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जेफरी अपने ही साथी को मार डालेगा। दूसरी तरफ एडविन जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन रेंगा का पीछा करने वाले वो दो लड़के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद होते हैं और उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर एडविन सिक्योरिटी रूम में घुस जाता है, जहां किस्मत से उसको जमीन पर इमरजेंसी एग्जिट की चाबी मिल जाती है, जिसे वो तुरंत उठा लेता है और जल्दी से फिर क्लासरूम में वापस जाता है। अब यहाँ जेफरी को लगता है कि एडविन बहुत देर से चुप है, तो वो अपने लोगों को दरवाजा तोड़ने का ऑर्डर दे देता है कि कहीं एडविन कुछ कांड तो नहीं कर रहा अंदर। तो फिर दोस्तों वो उनमें से एक लैब से फ्लेम थ्रोवर लेके आता है और उससे दरवाजे के लॉक पे फायर स्प्रे करता है, जिससे तुरंत लॉक खुल जाता है। दरवाजा खुलने पर जेफरी तुरंत अंदर आता है, पर अंदर उन्हें पूरा रूम खाली मिलता है, क्योंकि उसके आने से पहले क्रिस्टो और डायना एडविन के साथ वेंटिलेशन डक्ट में घुसकर भाग चुके थे और अब जेफरी उनको अंदर ना पाकर बिल्कुल पागल हो जाता है। वो अपने लोगों को अलग अलग होकर उनका पीछा करने को कहता है और देखते ही मारने का ऑर्डर दे देता है। इधर दोस्तों एडविन और बाकी दोनों उससे बचने के लिए उस लैब में घुस जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दो लड़के भी लैब में आ जाते हैं और तीनों बड़ी सांस रोककर टेबल के नीचे छुप जाते हैं। पर जैसे वो लड़के अंदर आते हैं, दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। एक कहता है कि नहीं, जेफरी ने गलत किया, उसे जेम्स को नहीं मारना चाहिए था, वो दोस्त था हमारा। तो दूसरा कहता है कि जेम्स डरपोक था, मर गया तो अच्छा ही हुआ। उनका झगड़ा और तेज हो जाता है, तो इसी बात का फायदा उठाकर एडविन जल्दी से चाबी डायना को देता है और उसे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने का इशारा करता है। तब तक वो खुद पीछे रहकर उन लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करेगा। एडविन एक रॉड उठाकर जानबूझकर आवाज करता है, तो आवाज सुनते ही वो दोनों लड़के एडविन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपने वेपन से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एडविन पहले तो उनके अटैक को ब्लॉक करता है और अपनी स्पीड की वजह से वो दोनों को अच्छे से हैंडल कर देता है, पर वो ज्यादा देर अपने आप को बचा नहीं पाता। तो इस सिचुएशन में एडविन को अपनी जान रिस्क में डालनी पड़ती है। वो रॉड सीधे एक के पेट में जोर से घुसा देता है और ये देखकर दूसरा लड़का गुस्से में एडविन की तरफ आता है भाग के, लेकिन एडविन उसको भी धो देता है दोस्तों और उसका वेपन उठाकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागता है। थोड़ी देर के बाद जेफरी को पता चल जाता है कि एडविन ने उसके दो लोगों को घायल कर दिया, तो फिर गुस्से में वो एडविन की जान लेने की कसम खा लेता है इस बार। और अब एडविन के सामने एक और लड़का आकर उस पर हमला करता है। एडविन तो उसको पकड़कर सीढ़ियों के बीच लटका देता है और उससे कहता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। जेफरी सही लड़का नहीं है, उसके साथ मत रहो, लेकिन वो लड़का नहीं सुनता। एडविन को मजबूरन उसको छोड़ना पड़ता है, जिससे वो लड़का सीधे फर्स्ट फ्लोर पर गिरकर मारा जाता है दोस्तों। दूसरी तरफ डायना को लगता है टाइम सही है और वो क्रिस्टो को बता देती है एडविन तुम्हारा अंकल है, तुम्हारी माँ का भाई। ये सुनकर क्रिस्टो सर खुजाता है पहले और कहता है मैं एडविन का भतीजा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी माँ मलेशिया से है और मेरे पिता भी मलेशियन ही है। मेरा ट्विन ब्रदर सालों से गायब है, तो मैं डेफिनेटली एडविन का भतीजा तो नहीं हूँ। तो डायना कंफ्यूज हो जाती है, पर अभी समझने का वक्त तो था नहीं। दोनों मौका दिखते ही इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर भाग जाते हैं और इधर फाइनली जेफरी का एडविन से होता है सामना, पर एडविन अब किसी और को नहीं मारना चाहता, इसीलिए वो उसको समझाने की कोशिश करता है, पर जेफरी सुनता ही नहीं और एडविन पर चढ़ जाता है। दोनों घमासान लड़ाई करते हैं, जहां एडविन जेफरी को बहुत मारता है दोस्तों। तभी जेफरी के तीन लोग वहां पे दौड़ कर आते हैं। उनको देखकर जेफरी जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगता है, लेकिन एडविन उन तीनों को अपनी फैमिलीज के बारे में सोचने के लिए कहता है कि सोचो जरा, अपने परिवारों के बारे में सोचो। ये जेफरी हत्यारा है, तुम नहीं हो, तुम्हारा तो फ्यूचर है, उसको बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। जेफरी की निर्दयता को याद करके इस जेफरी को देखो, इसने जेम्स को मार डाला, तुम्हें भी मार डालेगा। तो तीनों दोस्तों वहां से भाग जाते हैं। जेफरी तो अब ये देखकर बौखला जाता है। एडविन उसको अभी भी समझाने की कोशिश करता है कि रुक जाओ, मत करो ये सारी हरकतें, पर सब बेकार था। जेफरी के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि एडविन को सबसे भयानक तरीके से मौत दूं, लेकिन तब उसको रोकने के चक्कर में एडविन अनजाने में जेफरी को ऐसा धक्का मारता है कि सामने लगे लोहे की रॉड सीधे जेफरी के गर्दन के आर पार हो जाती है। एडविन बार बार सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर कोई फायदा नहीं है, और जेफरी वहीं मारा जाता है। इसके तुरंत बाद दंगे करने वाले लोग वेपन्स लेकर स्कूल में घुस आते हैं।
हैं और चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगते हैं। एडविन के पास सोचने का वक्त नहीं होता तो वो जल्दी से उन लोगों की भीड़ में मिल जाता है। तभी उसको क्रिस्टो का आता है फोन, जिसमें एक वीडियो होती है जिसमें क्रिस्टो ने कहा हुआ है कि उसने जेफरी को किसी लड़के को मारते हुए देखा। तो उसी चीज का वीडियो होता है वो, जहां पर वो लड़का जेफरी से माफी मांग रहा होता है दोस्तों। लेकिन जेफरी नहीं सुनता क्योंकि उस लड़के को जेफरी की सच्चाई पता चल चुकी थी। उस वीडियो में जेफरी खुद को उस लड़के को बताता है कि हाँ, जो तुम्हें मेरे बारे में पता चला है वो सब सच है। मैं इंडोनेशियन नहीं हूँ, मेरी माँ चाइनीज इंडोनेशियन थी। कुछ इंडोनेशियन लोगों ने उनके साथ गलत किया, मारने के लिए छोड़ दिया उनको, और तब जाकर मैं पैदा हुआ। मैं खुद नहीं जानता कि मेरे कौन हैं, कितने बाप हैं। इतना कहते कहते वो उस लड़के को मार देता है दोस्तों। और ये सारी चीजें वीडियो में देखकर एडविन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि जेफरी ही उसका भतीजा था जिसे उसने खुद अपने हाथों से मार दिया। और ये रियलाइज करते हुए एडविन को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही एडविन रोने लगता है ना, कोई उसको देखकर समझ जाता है कि ये भी चाइनीज है। इसीलिए भीड़ अब एडविन के पीछे पड़ जाती है। एडविन को मजबूरन जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। तभी एक कार उसे पिकअप करने आती है जिसमें चाइनीज डिसेंट लोग भरे होते हैं। एडविन भी उसमें बैठ जाता है और कार वहां से निकल पड़ती है। सफर के दौरान उस कार का ड्राइवर एडविन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और हम उसके हाथ पर दोस्तों वही निशान देखते हैं जो निशान दंगे के दौरान उन गुंडों ने दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त पेंग का है, जो उस इंसिडेंट के बाद सालों से इसी तरह चाइनीज लोगों की मदद कर रहा है ताकि जूलिया की तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। और इसी इमोशनल सीन के साथ और सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।